हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। हम एक आपके लिए सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज की सीरीज़। ये आपकी जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर बेस्ड होगी। ये आपकी एक्यूरेंसी को भी बूस्ट करेगी एंड यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर उसको शुरू किया है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो ऐसी ही आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर से हो, चाहे वो हाइड्रोलिक से हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स से हो, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो। तो आपको ऐसी सीरीज़ जो एक्यूरेंसी को आपकी बूस्ट करेगी ये आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मिनिमम साइज ऑफ फिल्ड वेल्ड पूछ रहा है। अगर हमारी प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm से कम है, क्या होगी हमारा यहाँ पे आंसर। जो मिनिमम साइज होता है फिल्ड वेल्ड का वो डिपेंड किस पर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर। थिकर जो कनेक्ट किया हुआ मेंबर होता है उस पर डिपेंड करती है मिनिमम साइज ऑफ द फील्ड वेल्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस होते हैं मिनिमम साइज के लिए, फील्ड वेल्ड के लिए। अगर आपकी थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर जो है वो 10 तक है या फिर 10 mm से कम है, तो उस केसेस में आपका जो मिनिमम साइज होता है वेल्ड का वो होता है 3 mm। अगर 10 से लेकर 20 mm है तो उस केसेस में आपका 5 mm मिनिमम साइज होता है फील्ड वेल्ड का। 20 से 32 तक है तो उस केसेस में हमारा 6 mm होता है। अगर ग्रेटर देन 32 है तो उस केसेस में हमारा 8 mm मिनिमम साइज होता है फील्ड वेल्ट का। ये जो दिया गया है मिनिमम साइज ऑफ फील्ड वेल्ट है एंड ये जो है ये है थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर जो कि एमएम में ही होता है। ये दोनों वैल्यू जो होती है वो एमएम में होती है। तो लेस देन 10 mm के लिए हमारा आंसर 3 mm इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। अगर आप पहली बार जो है सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल में आंसर जो है वो भी देने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यील्ड मूवमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट। भाई यील्ड मूवमेंट जो होता है किसी क्रॉस सेक्शन का उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि एज द मूवमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस इन, दैट विल प्रोड्यूस, बोल रहा है कि वो यील्ड स्ट्रेस जो होगा उसको प्रोड्यूस करेगा इन किस में, यहाँ पर आउटर मोस्ट फाइबर दिया गया है और इनर मोस्ट फाइबर दिया गया है, न्यूट्रल एक्सिस का फाइबर दिया गया है सेक्शन, या फिर द फाइबर एवरीवेयर कहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो वो प्रोड्यूस होता है आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, आउटर मोस्ट फाइबर जो होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल आपको पता है कि वहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या पूछा कि फाइंड आउट द वर्किंग स्ट्रेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास स्टील कॉलम जो है उसके ऊपर लोड जो है 1.6 MN मेगा न्यूटन लग रहा है with a factor of safety 5, the ultimate stress for steel is 472 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस दिया गया है एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। वर्किंग स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस का रेशो, वर्किंग स्ट्रेस का रेशो। तो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। हमारे पास क्या दिया गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया है एंड अल्टीमेट स्ट्रेस भी हमारे पास देखिए 472 दिया गया है, ये भी दिया है। हमें ये वर्किंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी
हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कीजिए 472/5, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास दिया गया है, इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 94.44 ये mn पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये वाला आप इसको फाइंड आउट करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए डबल रिवेटेड डबल कवर वट जॉइंट, इन ए डबल रिवेटेड डबल कवर वट जॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवेट इज PD and the strength of one rivet in single shear PS are related to। कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि रिवेट जो होती है, आपको पता है कि वहां पर हम क्या करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, टेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, वेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग के बारे में कॉन्सेप्ट पूछा गया है, शेयरिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है शेयरिंग का, उसको आप PD से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू PS इंटू कैपिटल N इंटू स्मॉल n। अब यहाँ पे PS जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर में, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल में हमारे पास ये दिया गया है। n जो होता है, ये क्या होता है, कैपिटल N, ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रिवेट ये होता है। एंड जो स्मॉल n होता है, ये होता है नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन। देखिए हमारे पास डबल डबल कवर वट जॉइंट दिया गया है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, PS हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास n जो बड़ा वाला n है वो भी 2 दिया गया है, एंड नंबर ऑफ रिवेट भी हमारे पास 2 दी गई है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 PS ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा भाई। हाँ, तो ये हमारे पास 4 PS बन जाएगा। तो 4 PS हमारे पास यहाँ पे दिया, देखिए PD इज इक्वल टू 4 PS। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, शेप फैक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन विद डायमंड शेप अंडर फ्लेक्चर इज। क्या होता है शेप फैक्टर, सबसे पहले आपको शेप फैक्टर जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी एक डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है। तो शेप फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट एंड यील्ड मूवमेंट। प्लास्टिक मूवमेंट एंड यील्ड मूवमेंट का जो रेशियो होता है किसी भी सेक्शन का, उसको आप शेप फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास बहुत सारे सेक्शन आते हैं, सर्कुलर सेक्शन आता है, रेक्ट एंगुलर सेक्शन भी आता है, बहुत सारे सेक्शन आता है, डायमंड सेक्शन आता है। तो उन सभी के लिए यहाँ पे हमसे डायमंड के लिए पूछा गया, तो डायमंड के लिए हमारा आंसर ये होगा। अगर आप 1.5 की बात करेंगे तो ये किसके लिए होता है, रेक्ट एंगुलर के लिए होता है। सर्कुलर के लिए 1.7 होता है, सर्कुलर सेक्शन जो होता है उसके लिए 1.7 होता है। अगर आप यहाँ पे टी सेक्शन की बात करेंगे तो टी सेक्शन के लिए 1.8 होता है, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन इज जनरली डन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोड। डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन जो होता है वो हमारे कौन से IS कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इस IS कोड का तो मैंने कभी नाम नहीं सुना है, ये भी नहीं सुना है। हाँ, बाकी ये और इस दोनों का मैंने नाम सुना है। अगर आप हमारे इस सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो ये जो IS कोड है इसको आप यूज करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये जानकारी देता है IS कोड। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो होता है उसी के अंदर आता है बोल्ट कनेक्शन, डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन। इट मीन्स कि ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। उसके बाद ये वाला जो IS कोड है ये आप यूज करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट से ये आईएस कोड रिलेट करता है। वैसे बहुत सारे आईएस कोड होते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि हमारे पास 432 आईएस कोड होता है, ये हमारा माइल स्टील जो होता है उससे रिलेट करता है। एंड हमारे पास जो हमारा आईएस कोड है, ये आईएस कोड जो होता है पीसीसी एंड आरसीसी के बारे में बताएगा। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट जो होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। एंड एक हमारा आईएस कोड 516 होता है, ये आपको पता है कि मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इसके बारे में जानकारी हमें देता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट से, कौन सी गलत है भाई यहाँ पर। सो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि भाई कौन कौन सी सही है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है वो सामने आ जाएगा कि भाई कौन सा गलत है। तो देखिए, शेयर स्ट्रेस जो होता है इन प्लेट्स में वो यूनिफॉर्म होता है। शेयर स्ट्रेस जो होता है, हमारा जो रिवेट का क्रॉस सेक्शन होता है उसमें यूनिफॉर्म होता है। चाहे हमारे पास टेंजाइल स्ट्रेस हो, वो भी यूनिफॉर्म ही होता है। टेंजाइल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस वो यूनिफॉर्म ही होता है। लेकिन टेंजाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि वो मेटल एंड रिवेट जो होती है उन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म होता है। एंड देखिए, रिवेट आर एज्यूम टू बी स्ट्रेसेस इक्वली, बिल्कुल सही बात है। शेयर स्ट्रेस जो होता है वो यूनिफॉर्म ही होता है। एंड बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म, ये भी सही बात है। बियरिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म होता है बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज टू बी कंसिडर, भाई फ्रिक्शन जो होता है प्लेट वो नेग्लेक्ट किया जाता है, यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट किया जाता है, कंसिडर नहीं करते हैं, तो यही हमारी गलत होगी। बाकी ये सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ डी इज द ग्रोस डायमीटर मिनिमम पिच ऑफ ए रिवेट जॉइंट मस्ट बी। अगर हमारा डी जो है वो ग्रोस डायमीटर है, भाई नॉमिनल डायमीटर नहीं है, ग्रोस डायमीटर है, तो मिनिमम पिच जो होती है रिवेट की वो कितनी होगी। यहाँ पर तो मिनिमम के बारे में पूछा गया, आपको मैक्सिमम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम जो होता है वो होती है 2.5 इंटू डी। अब ये डी जो होता है ये क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, 2.5 डी, ये मिनिमम हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ये। अगर आप मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट की बात करेंगे, अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है 12 टी और 200 mm, 12 टी और 200 mm, विच एवरेज लेस देन 12 इंटू टी जो थिकनेस होगी हमारे पास, 12 इंटू टी जो आएगा, मान के चलो कि 12 इंटू 12 हमारे पास टी जो है वो 12 है थिकनेस, तो 144 एंड 200, दोनों में से जो भी कम रहेगा, ये कम है तो यही हम मिनिमम पिच रिवेट की मैक्सिमम पिच मानेंगे। सॉरी, कंप्रेशन के केसेस में मैक्सिमम हम इसको ही मानेंगे। तो ये तो कंप्रेशन के केसेस में हो गई। अगर आप टेंशन के केस की बात करेंगे, कंप्रेशन टेंशन मेंबर के लिए, तो उसके लिए 16 टी और 200 mm, बिच एवरेज लेस, ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। ऐसे ही आप 16 इंटू 16 करेंगे, जो भी आएगा दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारी मैक्सिमम पिच होती है। मिनिमम के लिए तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड। भाई स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। टेंशन मेंबर हो या फिर हमारे पास प्योर टेंशन मेंबर हो, टेंशन मेंबर प्योर टेंशन मेंबर, दोनों के लिए हमारा आंसर यही होगा। तो ये चीज देख लीजिएगा।
अगर हमारे पास एक मेंबर है जिसने कंप्रेसिव लोड कैरी किया हुआ है, रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड आ रहा है, उसके लिए ये आंसर होता है। दोनों को याद रखिए, बाकी तो बाद में देखेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन सी सही है वो हमें बताना है। वही कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारे आईएस कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा आईएस कोड कहता है कि भाई हमने क्रॉस सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा प्लास्टिक सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन। दूसरा है हमारे पास कंपैक्ट सेक्शन, एंड तीसरा जो है सेमी कंपैक्ट सेक्शन, एंड लास्ट वन इज सिलेंडर सेक्शन, ये वाला सिलेंडर सेक्शन। तो ये 4 सेक्शन है हमारे क्रॉस सेक्शन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। इन चारों सेक्शन में कॉमन ये है कि जो सिलेंडर सेक्शन है वो कंप्रेशन मेंबर के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर मेंबर जो होता है ये फेल होता है हमारा बकलिंग में, बकलिंग में ये फेल हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो होते हैं वो कंप्रेशन मेंबर ही होते हैं, लेकिन ये कंप्रेशन मेंबर की तरह आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बकलिंग में फेल होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो होता है सिंगल एंगल सेक्शन ऑफ क्लास 1 टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग के लिए, वो 9.4 होता है। 9.4 ही होता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। 9.4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज्ड लोड के लिए। ये हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था। 180 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। भाई ये जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है ये बहुत ही और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको लेकर। जैसे कि सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है लेसिंग बार के लिए, लेसिंग बार के लिए 145 होता है। अगर आप सीलिंग फैन की रोड जो होती है उसकी बात करेंगे उसके लिए 160 होता है। भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को इजीली पता होगा, लेकिन आई थिंक ये नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है कि भाई इन 4 स्टेटमेंट में से गलत कौन सी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है पुर्लिन से पूछा गया है। तो पुर्लिन क्या होता है, एक मेंबर होता है ट्रसेस का विच आर सपोर्टेड ऑन प्रिंसिपल राफ्टर, सपोर्टेड ऑन प्रिंसिपल राफ्टर। इसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगता है, ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमसे टेंशन मेंबर के बारे में बताया गया है, इट इज़ डिज़ाइन एज टेंशन मेंबर। ये गलत है, टेंशन मेंबर की तरह डिज़ाइन नहीं होता है ये। एंड बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है, ये गलत स्टेटमेंट यही है। तो पुलिंग इज सब्जेक्ट टू बायएक्सियल बेंडिंग, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ ए बायएक्सियल बेंडिंग मेंबर होता है ये। And span of pulling is center to center of truss. Pulling is located at the panel point of the trusses and pullins runs perpendicular to the trusses. अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करेंगे पुलिन की, तो वो 1.4 से कम होती है। 1.4 कहने का मीनिंग ये है कि 1.4 मीटर से कम होती है। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है बिटवीन पुर्लिन इज लेस देन 1.4 मीटर। अगर आप पुर्लिन की बात करेंगे, एंगल हो गया, चैनल हो गया, आई सेक्शन हो गया, जेड सेक्शन हो गया, उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर पुर्लिन के लिए, ये भी आप देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ ए प्लेट गर्डर कॉरस्पॉन्ड टू। अगर आप इकोनॉमिकल डेप्थ की बात करेंगे प्लेट गर्डर के लिए, तो वो क्या होती है, मिनिमम वेट होता है उसका, मिनिमम वेट होता है। अगर यहाँ पे हम डेप्थ की डी की बात करेंगे प्लेट गर्डर के केसेस में, फॉर रिवेटेड प्लेट गर्डर के लिए, रिवेटेड प्लेट गर्डर के लिए जो डेप्थ होती है वो इक्वल टू होती है 1.1 अंडर रूट एम ओवर सिग्मा बी इंटू टी डब्ल्यू। ये होती है प्लेट रिवेटेड प्लेट गर्डर के लिए। एंड बेल्ट के लिए जो होती है वो होती है 5.3 अंडर रूट एम ओवर सिग्मा बी इंटू टी डब्ल्यू। ये वेल्ड के लिए होती है, ये रिवेट के लिए होती है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर शैलो एंड डीप प्लेट गर्डर भी हमारे पास होता है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि भाई कौन सा शैलो प्लेट गर्डर है, कौन सा डीप है। तो अगर आप शैलो की बात करेंगे तो शैलो प्लेट गर्डर जो होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 750 mm से कम होती है, लेस देन 750 mm। डीप जो होता है, डीप प्लेट गर्डर जो होता है उसकी 750 mm से ज़्यादा होती है डेप्थ। तो ये दोनों पॉइंट भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एंगल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज पुर्लिन। एंगल सेक्शन को आप पुर्लिन की तरह यूज कर सकते हैं व्हेन द स्लोप ऑफ द रूफ ट्रसेस इज। स्लोप जो होता है रूफ ट्रसेस का वो कितना होता है। अगर आपका जो स्लोप होता है रूफ ट्रसेस का वो 30 डिग्री से कम होता है, तब आप एंगल सेक्शन को यूज कर सकते हैं एज पुर्लिन की तरह। तो यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा। ये हमारे आईएस कोड 800 1984 में दिया गया है। इस आईएस कोड में रेकमेंड की गई है ये 30 डिग्री के बारे में, तो ये भी देख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।